सभी को आज पुनः अगले वीडियो के लिए नमस्कार। और आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत भाषा में वर्ण विचार। इससे पहले हम भाषा की बात करते हैं। भाषा कहते किसे हैं? भाषा कितनी प्रकार की हो सकती है? संस्कृत हो सकती है, हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है। सबकी परिभाषा में यही आएगा, भावाभिव्यक्ति के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। यानी अपने भाव का प्रकटीकरण करने का जो माध्यम बनता है वो भाषा कहलाती है। और भाषा में हम संस्कृत की बात करते हैं तो इसकी लिपि भी क्या है? देवनागरी लिपि है। अब भाषा बनती किससे है? भाषा बनती वर्णों से। वर्णों की परिभाषा में हम आएंगे तो वर्ण की परिभाषा यानी ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो। अखंडित का मतलब जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद के अंदर इसके बारे में। और ये भाषा की क्या कहलाती है? मूल ध्वनियां कहलाती है। संस्कृत में हम वर्णों के बारे में बात करते हैं तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत के अंदर। पहला होता है स्वर, जिसको हम अच बोलते हैं संस्कृत भाषा में। दूसरा होता है व्यंजन, जिसको हम बोलते हैं हल। और तीसरा होता है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण आपके लिए नया हो सकता है। अयोगवाह वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि पाणिनि ने जो माहेश्वरी सूत्र दिए हैं, माहेश्वर सूत्र में इनका स्थान नहीं है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं और अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये दोनों माहेश्वर सूत्रों में है, इसलिए हम अच और व्यंजन को हम कहते हैं हल। अब आते हैं हम स्वर वर्ण। स्वर, आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे केवल, उसमें अच। यदि परिभाषा में देखते हैं तो आता है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा अर्थात जो स्वयं उच्चारित हो, यानी जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो वर्ण कहलाते हैं स्वर। बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो स्वर कहलाएंगे। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। अब हम प्रकार की बात करते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में स्वर के प्रकार 3 बताए गए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, हमारी संस्कृत भाषा में मूल स्वर ह्रस्व स्वर ही माने गए हैं। और यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो आएगा एक मात्रा भवेत् ह्रस्व। एक मात्रा भवेत् ह्रस्व का मतलब जिनके उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 5 होते हैं, ए, ई, उ, री और री। ये 5 कुल ह्रस्व स्वर होते हैं, या मूल स्वर भी कह सकते हैं हम इनको। मूल स्वर कितने होते हैं? 5। मूल स्वर 5 होते हैं। आगे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी द्विमात्रा दीर्घ है, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा जितना समय लगे उन्हें हम कहेंगे दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा अर्थात दुगुना, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगेगा, वो कहलाएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी एक तो इनसे समान वर्णों से मिलकर बनते हैं और एक बनते हैं असमान वर्णों से। समान वर्णों से मिलकर बनने वाले 4 हैं। आ जो ए और ए से मिलकर बनता है, ई जो ई और ई से मिलकर बनता है, उ जो उ और उ से मिलकर बनता है, री और जो री और री से मिलकर बनता है। ये समान वर्णों से बनने वाले 4 और असमान वर्णों से भिन्न स्वरों से मिलकर बनने वाले भी 4 होते हैं, जो ए, आई, ओ, औ। ए और ई से मिलकर ए और ए से मिलकर आई, ए और उ से मिलकर ओ, ए और ओ से मिलकर औ। ये कुल कितने हो गए? 8 हो गए। तो इस प्रकार यदि हम स्वरों की बात करते हैं, स्वराकृति यानी 8 और 5 13 स्वर हो गए। कुल कितने स्वर हो गए? 13 स्वर हो गए। लेकिन एक प्रश्न आता है हमारे, अच स्वरा। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है स्वराकृति में अच स्वराकृति, तो यहाँ पर आंसर होंगे अपने 9। उत्तर सही होगा। क्यों? क्योंकि होगा हम जब माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे वहां और विस्तार से हम इसके बारे में जानेंगे। जो मूल समान स्वरों से मिलकर बनने वाले आ, ई, उ और री, इनको पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों में इनको काउंट नहीं किया है, इसलिए 5 मूल स्वर और 5 ये असमान स्वर ए, आई, ओ, औ, ये मिलाकर के 9 स्वर स्वराकृति यानी अच स्वराकृति संबंधी प्रश्न आता तो 9 स्वर आते हैं। और यदि 9 ऑप्शन में नहीं है, 9 ऑप्शन में नहीं है तो फिर
ये 4 भी सम्मिलित हो जाते हैं और फिर 9 और 4 कितने हो जाते हैं, कुल 13 स्वर हो जाते हैं, त्रयोदश आ जाएगा। लेकिन अच स्वरा पूछा जाने पर 9 ही उत्तर सही होगा, क्योंकि पाणिनि ने इन 4 स्वरों को महेश्वर सूत्रों में सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन कौन से, आ, ई, उ और री, इनको सम्मिलित नहीं किया है, इसलिए अब ये वर्णमाला में कहां से आएंगे, तो पाणिनि ने इसके लिए एक अलग सूत्र दिया, अस्य च्वो सूत्र से इनको हम वर्णमाला में सम्मिलित करते हैं। अब तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो संस्कृत में भी ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिनकी परिभाषा हम देखते हैं, त्रिमात्रा भवेत प्लुत है, जिनके उच्चारण में त्रिशु स्वर से 3 गुना समय लगे वो कहलाएंगे प्लुत स्वर। इसका चिन्ह होता है, जो हमारी हिंदी की गिनती होती है उसके जैसे 3 का चिन्ह किसी भी स्वर के पीछे लग रहा है तो वो कहलाएगा प्लुत स्वर। मूलतः यह प्लुत स्वर केवल दीर्घ स्वरों के पीछे ही लगाया जाता है। दीर्घ स्वर कितने अपने 8 है, तो इन 8 ही स्वरों के पीछे ही लगेगा, और एक विकल्प से री के पीछे भी लग सकता है। 8 + 1 कुल मिला के 9 प्लुत स्वर हो जाते हैं। जैसे इसका चिन्ह आ के पीछे ऐसा चिन्ह लग गया तो प्लुत बन गया आ, 3 गुना समय लगाएंगे बोलने में, उच्चारण में, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार ये, और विकल्प से री के पीछे लगाने पर भी इसका भी हो सकता है, तो कुल मिला के 9 प्लुत स्वर हो जाते हैं। 8 होते हैं मूलतः, और विकल्प से री में लगाएंगे तो 9 हो जाएंगे। अब पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल कितने स्वर हो गए, यदि हम आगे बड़ी कक्षाओं में जाएंगे या स्नातकोत्तर एक परीक्षा में जाएंगे तो वहां पर अपने को ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल स्वर कितने हो गए। मूल स्वर अपन ने पढ़े 5, तो 5, दीर्घ स्वर कितने पढ़े 8, तो 8 हो गए, और प्लुत स्वर कितने 8 या 9, तो इस प्रकार कुल मिला के 21 या 22 कुल स्वर हो जाते हैं पाणिनि शिक्षा अनुसार। लेकिन इतनी गहराई से हमारे नहीं है, अपने केवल अच स्वरा का ध्यान रखना है और स्वराकृति का ध्यान रखना है। अच स्वरा में 9 और स्वराकृति में यदि ऑप्शन में 9 नहीं है तो फिर त्रयोदश होगा। त्रयोदश कैसे हो जाएंगे, ये त्रयोदश में आ, ई, उ और उ, री को सम्मिलित करने पर ये त्रयोदश हो जाते हैं, अन्यथा स्वराकृति में 9 आंसर ही सही है। आज हमने केवल इन स्वरों के बारे में जाना, अगले वीडियो में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे, फिर अगले वीडियो में हम अयोगभाव वर्णों के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।